Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so हमारा we started application of differential equation. उसमें कल कुछ सेक्शंस देखे. आज हम लोग रेडियो एक्टिव डीके से स्टार्ट करेंगे. ओके, सॉरी, आपको कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, मिल गई मुझे बुक. यस. ओके, 6.5.2 रेडियो एक्टिव डीके. आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? रेडियो एक्टिव डीके. सो अभी जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ देखा था हमने. बैक्टीरियल ग्रोथ क्या देखा था कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन पी तो विथ टाइम बढ़ते रहेगा, है ना. अजम्पशन क्या है इसमें? अजम्पशंस आपको बताए नहीं. अजम्पशंस ये है, ऐसा अज्यूम कर लिया है कि वहाँ न्यूट्रिएंट्स है, इनफ न्यूट्रिएंट्स है उनके पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए. न्यूट्रिएंट्स के वजह से उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगा. न्यूट्रिएंट्स भरपूर है. पॉपुलेशन विद इंक्रीजिंग टाइम. बट एक और चीज़ है कि पॉपुलेशन बढ़ने की जो स्पीड है डीपी बाई डी टी, वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, कम पॉपुलेशन है तो स्पीड कम होगी. बढ़ते रहेगा, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है पॉपुलेशन पे, राइट. ओके, सो फिर हमने इक्वेशन क्या किया था? डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स पी, और के हमने पॉजिटिव बताया था, राइट. अभी अगर के निगेटिव अगर है, दैट मीन्स पॉपुलेशन का स्पीड कम हो रहा है, घट रहा है, राइट, विद इंक्रीजिंग पी. अभी ये हो गया पॉपुलेशन इंक्रीज, जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं है. अब लेंगे हम लोग रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके मतलब उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मात्रा कम होती जा रही है, वो डीके हो रहे हैं, राइट. वो रेडिएशंस भेज रहे हैं और वो खुद डीके हो रहे हैं. ओके, इनटू क्लोजेस्ट स्टेबल फॉर्म. जो भी रेडियो एक्टिविटी है उस वो होने के वजह से उनका डीके हो रहा है एक क्लोजेस्ट स्टेबल मटेरियल के फॉर्म में, राइट. आप ये केमिस्ट्री में सीख रहे होंगे रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है. ओके, सो रेडियो एक्टिव डीके में अगर एक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल है रेडियो एक्टिव, तो उसका डीके होने का जो रेट है डी एक्स बाई डी टी, चेंज ऑफ एक्स डी एक्स with respect to change of time dt, is directly proportional to amount of material present, right. but dx by dt का स्पीड dx by dt is equal to minus k times x, राइट. भले यहां k पॉजिटिव है बट यहां माइनस k इज नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है माइनस k एज अ नंबर पॉजिटिव है बट माइनस k इज ओवरऑल नेगेटिव. सो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? नेगेटिव है. दैट मीन्स x कम होते जा रहा है. dp बाई dt में k टाइम्स p
ये पॉजिटिव था तो p बढ़ते जा रहा था। यहाँ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निगेटिव है तो x घटते जा रहा है, इसीलिए हम इसको रेडियोएक्टिव डीके बोलते हैं। और ये जो प्लस और माइनस साइन का ये सिग्निफिकेंस है इसमें, राइट। चलो, अभी अभी हम लोग इसे इसका इक्वेशन कैसे बनाए। हम्म, एग्जैक्टली। सो हम लोग पहले तो सेपरेट आउट करेंगे जो वेरिएबल्स है, एंड देन वी विल इंटीग्रेट देम। सो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा माइनस के टाइम्स टी प्लस सी। अभी दोनों साइड से फिर हम लोग फिर से एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, e टू द पावर log बेस e x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। सो ये हो गया e x इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर सी। ओके, एंड ये जो c है, ये जो e टू द पावर c है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है जिसको मैं a लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस के टी, राइट। ओके, सो ये हो गया इक्वेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हेन टाइम वाज जीरो, जस्ट हमने मेजरमेंट स्टार्ट करी, तो वहां पे टाइम क्या होगा, टी नॉट इक्वल टू जीरो। उस समय x की वैल्यू होगी, कुछ तो होगी, उसको हम x नॉट डिनोट कर देंगे। सो x नॉट इज योर इनिशियल वैल्यू, राइट। सो अब ये दोनों इसमें अगर डालेंगे तो a की वैल्यू, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है वो देखते हैं। x इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू a टाइम्स e टू द पावर माइनस के इंटू टी विच इज जीरो। सो आपको a की वैल्यू मिल गई x नॉट। सो व्हाट इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट इज योर इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। सो x का फॉर्मूला हो जाए x इज इक्वल टू इनिशियल मटेरियल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, ओके। नाउ ये इक्वेशन काफी पावरफुल है। ये भले ही आपको मैथमेटिक्स में सिंपल दिख रहा है, बट दिस हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट to understand how much time it is gonna take for a material to decay. What if there is a contamination? The rate of decay, these people can calculate, right? Another thing, there's a TV series called Chernobyl. So there they have रेडियोएक्टिव मटेरियल का कंटेमिनेशन हो गया उस एरिया में बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था या न्यूक्लियर प्लांट था, उसके वजह से। सो सच प्लेसेस वी नीड सच इक्वेशंस टू अंडरस्टैंड कि वहाँ चल क्या रहा है, राइट। सो रेडियोएक्टिव डीके, सो there is completely different science altogether of nuclear engineering or nuclear science, but this is one of the basic equation which is very important. सो उसका एप्लीकेशन है हाफ लाइफ पीरियड, कि कोई भी मटेरियल को आधा डीके होने में कितना टाइम लग जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना। अब आधा कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम 100% डीके भी कैलकुलेट, 100% को बहुत टाइम लगता है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि जैसे x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ई टू द पावर के टी है, राइट। सो अगर एक्स नॉट बड़ा है तो आपका डी के फटाफट होगा, राइट। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका,
वैसे वैसे यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स कम होते जाएगा, बट ये एक्सपोनेंशियल है, एकदम ऐसे, ये ऐसा है, धीरे धीरे कम होगा, बट जीरो होने में बहुत टाइम लगेगा। देखो यहाँ से 50% ये है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना ही टाइम लगा, राइट। लेकिन रिमेनिंग 50% के लिए देखो, इट्स जस्ट गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, बिकॉज दिस इज, या सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाफ लाइफ, मतलब अगर एक्स अमाउंट है, एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट बाय 2 कैसे होगा? ओके, सो एग्जांपल इज बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 days, अभी t1/2, 5 days. A sample originally has a mass of 800 milligram. X naught is 800 milligram. Find the mass remaining after 30 days. What happens after T3T? मतलब after T equal to 30 days, what is your X? कितना बचा है, क्योंकि डीके हो रहा है तो बचा कितना है, राइट। सो हमारा जो इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा x इक्वल टू 800 ई टू द पावर माइनस के टी। एक्स नॉट इज योर 800, राइट। सो अभी एक चीज उन्होंने बताई हमें, हमारे पास k नहीं है। अगर मैं k मुझे पता होता, t के जगह मैं 30 days डाल देता तो मुझे आंसर मिल जाता, लेकिन मेरे पास k नहीं है, तो k कैसे निकालूंगा मैं? हमारे पास t है, 30 days तो मैं डाल दूंगा, लेकिन k का वैल्यू नहीं है ना मेरे पास, तो k की वैल्यू निकालना है मुझे पहले। हाफ लाइफ का इंफॉर्मेशन, राइट। सो जब t 1/2 5 days है हाफ लाइफ, तो x कितना हो जाएगा उसमें, 800 मिलीग्राम, सॉरी 400, 800 का आधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करूंगा हाफ लाइफ में। सो 400 इक्वल टू 800 ई टू द पावर माइनस के इंटू 5। ओके, सो आपका ये माइनस है, राइट। सो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर से अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ई टू द पावर प्लस 5 टाइम्स के इज इक्वल टू 400 इधर आएगा, 800/400 इज 2। सो आपका e टू द पावर 5k इज 2 और e टू द पावर माइनस 5k इज 1/2, राइट। चल, इसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, अज्यूमिंग कि आगे जाके मैं e टू द पावर 5k की वैल्यू डायरेक्ट डाल दूं। ओके, सो नाउ दे हैव आस्क्ड मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास आफ्टर 30 days ऑफ डिकेइंग। सो x इक्वल टू अगेन 800 इंटू ई टू द पावर माइनस k इंटू 30, राइट। यस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 800 इंटू ई टू द पावर माइनस 5k टू द पावर 6, क्योंकि 5k की वैल्यू पता है ना हमें। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 800 इंटू -5k इज 1/2 टू द पावर 6। सो x इक्वल टू 800/2 टू द पावर 6 कितना होगा?
Are you sure? 2 into 2 into 2 into 2 to 2 into 2. 4, 4, 4. 16, 4, 64. You're right. 800 divided by 64. कैसे करेंगे? हम्म 12.5 milligram. That's correct. So mass after 30 days is 12.5. देखो 5 दिन में आधा हो रहा है ये, लेकिन 5 के 6 मल्टीपल हो गए, अभी 30 दिन हो गए, फिर भी खत्म नहीं हुआ है, 12.5 बचाइए, राइट? ओके, सो मैं आपको एक एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल 800 था, राइट? 5 दिन के बाद 400 हुआ, फिर से 5 दिन के बाद 200 हुआ, फिर से 5 दिन के बाद 100 हुआ, फिर 5 दिन के बाद अगेन 50, फिर 50 से 5 दिन के बाद 25, फिर 5 दिन के बाद 12.5, फिर अगेन 5 दिन के बाद 6.25, अगेन 5 दिन के बाद 3.125, कम हो ही नहीं रहा, राइट? सो अभी 3.5, इसका आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, ऐसे करते 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 डी के होने में बहुत टाइम लग जाता है, भले ही उसका हाफ लाइफ 5 दिन हो। ओके, हाँ, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम्म 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 ओके। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग heated body at any time is proportional to difference between the temperature of the body and that of the surrounding। मतलब कोई एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है थीटा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा नॉट। ओके, तो अभी व्हाट इफ थीटा एकदम गर्म बॉडी है, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, हीटेड बॉडी है, राइट? दैट्स व्हाई। तो अभी हीटेड बॉडी है, दैट मीन्स ये हीट डिसिपेट करेगा और खुद ठंडा होगा, और कितनी हीट डिसिपेट करेगा वो डिपेंड करता है थीटा नॉट पे। सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग बहुत ठंडा है तो बहुत फास्ट होगा, राइट? यस। सो हमारा जो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग है, मतलब जो थीटा का चेंज है विथ टाइम, रेट ऑफ change of temperature of the hot body d theta by dt is proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding। जितना बड़ा टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ मेटल क्यूब, ओके?
आपने मेटल क्यूब को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, अराउंड बाहर निकालते निकालते उसका टेम्परेचर था 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही एयर में रखा, समर सीजन था, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा था। सो ये जो क्यूब है उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? ओके, दैट मीन्स इस केस में डी थीटा बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 95 माइनस 40, विच मीन्स प्रोपोर्शनल टू 45, राइट? राइट। सो ठंडा किस हिसाब से होगा कि वो बॉडी का टेम्परेचर वर्सेस बाहर का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से ठंडा होगा। अभी हम जाते हैं सीधा कश्मीर, और जस्ट विंटर शुरू हुआ है। सो हम इसको लेते हैं, अगेन 95 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया इसको, बट बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ये 55, ओ यस, गड़बड़ हो गई, गए 2 मार्क गए। तो डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 95 माइनस 0 इज प्रोपोर्शनल टू 95। तो देखो स्पीड बढ़ गई, डी थीटा बाई डी टी इज ठंडा होने की स्पीड। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा कूलिंग रेट ज्यादा हो गया। देखो कूलिंग रेट भी डिफरेंस के हिसाब से, राइट? सो the cooling rate of a heated body d theta by dt is directly proportional to difference between the temperature of the body and the surrounding. Okay, then d theta by dt is equal to k times theta minus theta naught. अभी ये k इस केस में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये कंफ्यूजन के लिए, बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, k हैज टू बी निगेटिव, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज टू बी माइनस के, राइट? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तब प्लस के, रेट ऑफ डीके, मटेरियल डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तब माइनस के, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तब माइनस के, राइट? ओके, सो अगेन सेम सेम वे हम सेपरेट आउट करेंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के डी टी, राइट? So this will become integral log of theta minus theta naught is equal to minus kt plus c. Again exponential e to the power log of theta minus theta naught is equal to e to the power minus kt plus c. ये as per the property we can write it theta minus theta naught e to the power minus kt into e to the power c. सो आपका थीटा हो गया इज इक्वल टू थीटा नॉट विच इज सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस ई टू द पावर सी को मैं कांस्टेंट कांस्टेंट क्या करें अपन, एक ए फॉर टाइम बिंग ए रख देते हैं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, नाउ व्हाट इफ बॉडी का, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर मैंने बाहर लाया 95 था, इसको मैं थीटा 1 बोलूंगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा थीटा 1 कम होते जाएगा, राइट? वही तो हमें कैलकुलेट करना है कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा सराउंडिंग को एक्सपोज करने के बाद, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या है ना? ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, सॉरी। और हमें पता है जब जैसे ही हमने एक्सपोज किया था व्हेन टाइम वाज 0, थीटा वाज थीटा 1, इस केस में 95 डिग्री सेल्सियस। चलो ये हम लोग इसमें डालते हैं, देखते हैं क्या है। थीटा 1 इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस के टी 0। सो आपका ए इज थीटा 1 माइनस थीटा नॉट,
इनिशियल डिफरेंस, सो आपका थीटा हो गया थीटा नॉट प्लस ए क्या है, थीटा वन माइनस थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. दिस इज योर फाइनल इक्वेशन. व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर. What is theta 1? Initial temperature. Initial temperature of the heated body. Right? And T is time and minus K is proportionality. Proportionality constant. Right? Minus K, the negative sign shows decrease. Decrease in temperature. Right? Plus K sign shows increase, minus K shows decrease. So this is that. Let's take one example. By the way, any question about this? कोई डाउट या फिर कहीं डिफिकल्टी समझने में, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आई? ऑल गुड? ओके, सो द क्वेश्चन इज एग्जांपल 4. वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88. सो उसका थीटा वन था 100 डिग्री सेल्सियस, थीटा टू when t is equal to 0, theta 2 हो गया 88 डिग्री सेल्सियस when t became 10 minutes. और सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट जो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा वो है 25 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब जैसे ही बॉडी बाहर निकाली वो 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, 10 मिनट में वो 88 डिग्री सेल्सियस हो गई. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर t इक्वल टू 20 मिनट्स. हमें थीटा 3 निकालना है. थीटा इक्वल टू थीटा 3 निकालना है. राइट? सो चलो हमारा इक्वेशन बता दो. ओके, अभी इसमें से हमें थीटा निकालना है. राइट? थीटा नॉट क्या दिया है? 25 डिग्री. थीटा वन क्या दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस. अगेन थीटा नॉट दिया है. टाइम कितना दिया है? नहीं, जो हमें फाइंड करना है 20 मिनट्स. के कितना दिया है? के नहीं है हमारे पास, तो हमें पहले के निकालना पड़ेगा. राइट? तो के कैसे निकाले? राइट, सो हमें ये वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा. इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर कितने, 10 मिनट में. सो ये वाला सिस्टम के फाइंड करना है हमें. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा इक्वल टू थीटा टू. राइट? सो क्योंकि 88 डिग्री सेल्सियस हो गया था ना, तो थीटा टू इक्वल टू 88 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू थीटा नॉट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस theta 1 was your initial 100 minus theta naught is 25 into e to the power minus k, t was 10 minutes. Okay, so ये हो जाएगा 88 minus 25 upon 100 minus 25 is equal to e to the power minus 10k. कितना हुआ? e to the power minus 10k, which is also equal to
3 into 21, 3 into 25, राइट. सो अभी e इंटू e⁻−10k हमें मिल गया. अभी k क्यों नहीं निकाल रहे हम लोग? निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम थीटा निकालेंगे ना, ये फाइनल 10-20 मिनट्स के बाद, तभी भी हमें e⁻−kt आना ही है वहां पे. सो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, एडजस्ट करके हम e⁻−10k के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, और उस 10 e⁻−10k की वैल्यू वहां डाल देंगे. कैसे करते हैं? थीटा इक्वल टू आफ्टर 20 मिनट्स, ओके, इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस θ1 माइनस थीटा नॉट e⁻−kt. ओके, अगर मैं t इक्वल टू 20 मिनट्स लूंगा तो मेरा θ1 क्या होना चाहिए? 88 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? एग्जैक्टली क्योंकि मैं शुरुआत से गिन रहा हूं. लेकिन अगर मैं 88 डिग्री सेल्सियस यूज करता हूं तो मेरे को टाइम क्या यूज करना पड़ेगा? 10 मिनट यूज करना पड़ेगा. वेरी गुड. पहले थीटा था 100 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट के बाद थीटा हो गया 88, और फिर 10 मिनट के बाद थीटा हमें निकालना है. सो इनिशियली से 20 मिनट हो गए, लेकिन यहां से तो 10 मिनट ही हुए. सो अगर ये θ1 यूज करते इनिशियल, तो 10 मिनट यूज करना है. अगर ये θ1 यूज करते हैं तो 20 मिनट यूज करना है, राइट. फाइनली हमें यही निकालना है. ओके, सो योर थीटा एट 20 मिनट्स इज θ0 25 प्लस 100 minus 25 e⁻−20k. Okay, so your theta at 20 is 25 plus 75 e⁻−10k का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 75, यह है 21/25 का स्क्वायर. ओके, नाउ नहीं नहीं नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. हाँ, a⁻10 को a⁻5 लिख सकते हैं हम लोग, वही कर रहे हैं. बट ये a⁻5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a⁻5 हमें पता था. या फिर अनदर एग्जांपल, e⁻−20k को हमने नॉन फॉर्म में लिखा, e⁻10k टू द पावर 2, क्योंकि 10k पता है. सो ये वैल्यू पता है हमें, और टू द पावर 2 तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं नॉन वैल्यू को. 25 प्लस 75 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 25 इंटू 25. So the answer, take your time, but I'll just write down here the answer. Final. आगे आंसर. Okay. So next and last application is to find surface area.
डिफरेंशियल इक्वेशन को सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में भी यूज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसका रेट हमें पता हो, राइट। तो जैसे पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट, मटेरियल का डीके होने का रेट, टेम्परेचर का बढ़ने का या कूलिंग होने का रेट, ये हमें पता हो, राइट। तो सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया कितना, कोई एक कोनिकल शेप है, इसका इसका एक जो फॉर एग्जांपल इसका जो सरकमफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर रेट में बढ़ते जा रहा है वो। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ रेट। सो वॉट एवर थिंग्स डिपेंड ऑन रेट, और अगर हमें उस चीज को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज द बेस्ट वे, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में रेट ऑलरेडी आ जाता है। सो जो भी फिजिकल प्रॉब्लम में रेट इन्वॉल्व है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सिंपल क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया। एग्जांपल नंबर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक। Water is being poured into a vessel in the form of an inverted right circular cone. Inverted right circular cone. What does inverted right circular cone mean? Yes, inverted cone, but what does it mean by right circular? उसके जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये 3 डायमेंशनल कोन है बाय द वे, ओके। तो अभी इसमें हम लोग वाटर पोर कर रहे हैं इस inverted right circular cone of a semi-vertical angle 45. What is semi-vertical angle? Semi-vertical angle is this 45 degree. So जब हम इसमें वाटर पोर कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट एनी मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। Rate of change of volume dv by dt is proportional to area of the curved surface which is wet। मतलब पानी से वेट हो गया है, जो मतलब जहां जहां पानी भरेगा वहां वहां वेट हो जाएगा वो, राइट। मतलब यहां तक, है ना। सो अभी इसका जो वॉल्यूम है वो जैसे जैसे पानी भरेंगे, उस पानी भरेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम का चेंज होने का जो रेट है dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया है इसका, है ना, राइट। So that is what we that is where we start. dv by dt, your volume is proportional to area of curved surface। अभी area of curved surface का फॉर्मूला चाहिए हमें, राइट। कैसे निकालेंगे? So, yes, but before that let's see what are other known values, right। उन्होंने कहा है इनिशियली द वेसल इज फिल्ड टू द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है h is 2 centimeter, this is h is equal to 2 centimeter, and after 2 seconds the height becomes 10 centimeter। मतलब पहले पहले t 0 था तब h था 2, when t is 2 seconds your h is 10 centimeter।
show that after 3.5 seconds from the start, so t is equal to 3.5, आपका जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर होगा। ये चाहिए हमें। हम्म ये प्रूव करना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। सो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस में बिकॉज हमें h नोन है तो हमें h के फॉर्म में चाहिए, मतलब यहां पे कहीं तो h आना चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। सो एक ट्रिक है हमारे पास, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस को अगर हम h के फॉर्म में लिखे तो, है ना, व्हाई नॉट। सो नाउ ये जो लेंथ है ये है l, ये है r रेडियस, तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस क्या हो गया, कोई भी कोन, फॉर एग्जांपल ऐसा कोन है, इसकी हाइट है h, इसकी लेंथ है l और इसका रेडियस है r। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, राइट। सो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज पाई आर एल। अभी हमको h के फॉर्म में चाहिए, तो r और l दोनों को हटाना है, राइट। सो एक दो चीज है हमारे पास, एक तो ये h, ये r और ये l, या फिर ये तो इसके हिसाब से हो गया, इसके हिसाब से ये r है, ये l है और ये h है। एक कोण का साइड 45 डिग्री, दिस इज r, दिस इज l, दिस इज h। सो आपको एक एक रिलेशन मिल जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट। दूसरी बात, हमारा जो एंगल है ये 45 डिग्री है, राइट। सो 45 डिग्री में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। वी नो दिस इज राइट ट्रायंगल एंड दिस इज 45, तो ये भी तो 45 होना चाहिए। इन दैट केस h इक्वल टू r होना चाहिए, यस और नो। अगर अगर इतना इतना सोचना नहीं है तो क्या कर सकते हैं, tan 45 क्या हो गया इस एंगल का, ये वाले एंगल का tan 45 r अपॉन h। व्हाट इज tan 45, 1, दैट मीन्स r इक्वल टू h, राइट। सो r इक्वल टू h पता हो गया हमें। सो हम लोग एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज पाई, r तो h है तो r की जगह h डाल देंगे, और l, राइट। अभी हमें पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r इज इक्वल टू h, तो यहां पे मैं h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख देता हूं। सो l स्क्वायर विल बिकम 2 टाइम्स h स्क्वायर। नाउ आई विल टेक स्क्वायर रूट, l will be equal to रूट 2 h। अगेन आपका एरिया ऑफ कर्व सरफेस में l की वैल्यू डाल देंगे, पाई इंटू h इंटू रूट 2 h विल बी रूट 2 पाई h स्क्वायर, राइट। ओके, सो उन्होंने क्या बताया है कि आपका वॉल्यूम is directly proportional to area of curved surface. That means dv by dt is directly proportional to root 2 pi h square, है ना। That means dv by dt is directly proportional or is equal to कुछ तो proportionality constant c
into root 2 pi h square. Okay, now हमें हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है, टाइम है और एच है, तीन अलग वेरिएबल्स है, राइट। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अभी तक दो वेरिएबल के साथ खेल रहे थे, उसको इंटीग्रेट कर पा रहे थे आसानी से। तो हमको वॉल्यूम को भी एच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये जो कोन है, ये उसका आर है, ये एल है, ये एच है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो आपका जो dv/dt, v का सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। But before writing that, I should have done this. R is equal to h. So 1/3 pi h cube, right? So here instead of r square h, I will write 1/3 pi h cube equal to c root 2 pi h square. अब 1/3 and pi, they are constant. So बचा क्या? 1/3 pi dh cube by dt is equal to c root 2 pi h square, right? Hmm. So अभी हमें we have to first handle dh cube by dt. For example, एक फंक्शन है y इक्वल टू एच क्यूब। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एच क्यूब। सो मैं एच क्यूब को एक फंक्शन अगर मान के, t का फंक्शन मान के अगर चलूँ, टी क्यूब, सो वो हो जाएगा 3 टाइम्स एच स्क्वायर इंटू उसी का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी, राइट। So that means dh cube by dt is 3 times h square dh by dt. Okay, I'll put that here. 1/3 pi 3 times h square dh by dt is equal to c root 2 into pi h square. ये 3 कैंसल, ये पाई कैंसल, ये h square and h square कैंसल, dh by dt will be dh by dt will be c root 2. Okay, now so dh by dt is constant. अगर मैं dh इक्वल टू सी रूट टू डी टी कर देता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड, सो मुझे क्या मिलता है? h इक्वल टू सी रूट टू टाइम्स टी प्लस सी। ओके, तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। ओके, अभी मेरे पास ये C1 बाय द वे, ओके, क्योंकि ये दूसरा C, अभी मेरे पास ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट निकालने हैं। तो उसके लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? दो अननोन है, कितने इक्वेशन लगेंगे मुझे उसके लिए? दो लगेंगे, और दो ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं, देखो, एक और दूसरा, राइट। सो पहला इक्वेशन, पहला नोन था कि हाइट हो गई थी 2 सेंटीमीटर जब t इक्वल टू 0 था,
तो 2 इक्वल टू c√2 इंटू 0 प्लस c1, तो आपका c1 है 2. Second, height was 10 centimeter when t was 2 seconds. तो अभी c1 इक्वल टू 2 है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा h c√2t प्लस 2. ओके, सो अभी h है 10 सेंटीमीटर, c√2 इंटू 10 प्लस 2. So 10 minus 2 equal to 10 root 2 times c. So 8 divided by 10 root 2 equal to c. So c equal to 4 by 5 root 2 is equal to 2 root 2 by 5. Is it? कही गई? Oh yes, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया. यस यस यस, पूरा ही गड़बड़ हो गया. दैट्स राइट. 10 कहाँ से लिख लिया मैंने? ओ, ये 10 है एंड ये 2 होना चाहिए. ओके, सो आपका सी क्या हो जाएगा इसमें? विच इज विच इज 2 root 2. फाइनल हमें h निकालना है when t is equal to 3.5. तो h will be c h का इक्वेशन क्या है? c√2 इंटू टी प्लस c1. सो h इक्वल टू c इज 2 root 2 इंटू √2 इंटू 3.5 प्लस 2. So h is equal to 4 times 3.5 plus 2. क्या हो गया? 14 plus 2 is 16. 16 सेंटीमीटर. हेंस प्रूव्ड. वही तो प्रूव करना था कि टाइम इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर जब हो जाए तब आपकी हाइट 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव. ओके, यस. सो इसमें मेन बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज तो नहीं है, बट जो बेसिक फॉर्मूलाज हमने देखे थे, पहले तो एक चीज़ देखा था हमने, जनरल सॉल्यूशन. कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, इसका सॉल्यूशन आता है y इक्वल टू a टाइम्स साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स. तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट? बट इफ वी नो व्हाट इज a एंड b, this is particular solution, right? Because this does not depend on the value of a and b anymore. a and b की वैल्यू फिक्स हो गई, right? Then we studied another important concept, linear differential equation, right? That was in the form, उसका form था dy by dx plus py equal to q. In this case p and q were function of x. p and q constant नहीं थे, वो x के कोई इक्वेशंस थे. तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था e टू द पावर p इंटीग्रल p डी x, राइट? और फिर इसका हमें आंसर क्या मिला था? y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx
is equal to integral q into e to the power integral p dx times dx plus c. अभी अगर हमें dx by dy दिया है प्लस p टाइम्स x इक्वल टू q, जहां p and q both are function of y, then the solution we get is x e to the power integral p dy. मल्टीप्लाई किससे करेंगे? e टू द पावर इंटीग्रल p dy से, इक्वल टू इंटीग्रल q e टू द पावर इंटीग्रल p dy प्लस c. ओके, अनदर थिंग, अभी हमने एप्लीकेशंस देखे. पहले क्या देखा हमने? पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया. Population directly proportional to T, but rate of change of population is proportional to the population itself, which is dp by dt is equal to k times p plus k. So हमें क्या मिला? p equal to c times e to the power kt, right? Okay, अब ये हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ. अभी मटेरियल डी के क्या था? x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, बिकॉज डी के हो रहा है. कूलिंग थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन माइनस थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. ये इनिशियल बॉडी टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, और ये फाइनल टेम्परेचर है. किस पे डिपेंड करता है वो? के और टी पे. ओके, चलेगा. एनी क्वेश्चन? सो we have completed differential integral के मेन चैप्टर्स और उसके सब चैप्टर्स भी, राइट? नाउ लेट्स सी इफ वी कैन स्टार्ट कोनिक सेक्शन from the beginning, from class 11th and onwards. Okay, let's see what we can do, and let's meet tomorrow. Let's see you tomorrow then. Bye bye.